हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो कमेंट में आपकी डिमांड आई थी कि हिंदी मीडियम के साथ साथ मैं इंग्लिश मीडियम के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँ, उसको देखते हुए मैंने आज कुछ टॉपिक्स निकाले हैं जो कि आपके 12th बिजनेस स्टडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये ना केवल फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, बल्कि इनमें वो छोटे छोटे टॉपिक्स भी कवर किए गए हैं जिनको कि आप एग्जैक्ट आंसर की जो आपसे डिमांड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड द सोशल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड द सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के? आपको हमेशा याद रखने हैं कि 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्वाइवल डैश प्रॉफिट एंड द ग्रोथ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। आपने अभी पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव्स कितने होते हैं मैनेजमेंट के? 3, जिसमें कि कौन था? फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल। यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल के भी 3 क्या हैं आपके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि जो कि सर्वाइवल, यानी एक जो आपके बिजनेस है उसको अपना जो लाइफ है उसे सर्वाइव करना होता है, सर्वाइवल। प्रॉफिट, आप जानते हैं कि एक मैनेजमेंट को क्या है, प्रॉफिट के लिए क्या है, वर्क करना होता है। यानी एक बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट है उसमें प्रॉफिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ ही उसको अपने बिजनेस की ग्रोथ भी करनी होती है। सो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फेयर एंड द competitive remuneration, fair and the competitive remuneration and the better working condition। एक है आपके फेयर एंड द competitive remuneration, सेकेंड बेटर वर्किंग कंडीशन आर द 2 इम्पॉर्टेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जब हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाते हैं, जो कि किससे, हमारे बिजनेस में पर्सन्स कौन होते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, तो उनको फेयर एंड द कॉम्पिटिटिव रेमुनरेशन, यानी उनको अच्छी सैलरी देना जो कि उनके लिए ज़रूरी है, एंड द बेटर वर्किंग कंडीशन, उनको बेटर वर्किंग कंडीशन देना मैनेजमेंट का क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, अवॉइडिंग एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रोसेस एंड कंडक्टिंग बिजनेस इन द लॉफुल मैनर। अवॉइडिंग एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रोसेस, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? बिजनेस का जो सोशल ऑब्जेक्ट है उसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है कि ये क्या अवॉइड करते हैं, एंटी सोशल और अनफेयर। यानी मैनेजमेंट को ये जो एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रोसेस है इसको क्या करना होता है, हमेशा अवॉइड करना होता है। सेकेंड, कंडक्टिंग बिजनेस इन लॉफुल मैनर, जो आपके बिजनेस कंडक्ट किया जा रहा है उसको हमेशा लॉफुल मैनर में ही उसको कंडक्ट कराए, ये किसकी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, या ये कहें कि ये उनके ऑब्जेक्ट है, ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। अब आपने तीनों ऑब्जेक्ट जो कि किसके थे, मैनेजमेंट के थे, उनके भी 2-2 पॉइंट आपने लर्न कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। फिफ्थ पॉइंट आपको कहता है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड द कंट्रोलिंग फॉर द अचीविंग द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका आंसर? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, जो कि आपके जो आपने प्लानिंग में प्लानिंग की है उसमें आपका जो हम वर्क करते हैं उसको डिवाइड करके ऑर्गेनाइजिंग बनाते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अचीविंग, जो कि किसके लिए, ये सब क्यों की जा रही है ये प्रोसेस, ताकि जो ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या की जा सके, अचीव की जा सके। नेक्स्ट देखिए, ये डेफिनेशन जो कि मैंने 5th आपको लिखी है, इसको आप लर्न जरूर करें।
क्योंकि जब भी कभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर आते हैं और बच्चों से मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाता है तो बच्चे एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं। उसमें आप इसे याद रखें। और मैंने एक अभी FW टेलर की डेफिनेशन भी इसमें इंक्लूड की है, जो कि हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, उससे भी आप लर्न करें ही करें। नेक्स्ट देखिए, बीइंग इफेक्टिव मीन्स डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। क्या है इफेक्टिव का मीन्स? आप जानते हैं कि बिजनेस में मैनेजमेंट जब किया जाता है तो मैनेजमेंट को केवल सिर्फ वर्क नहीं करवाना है, ये वर्क हमेशा कैसे होने चाहिए? इफेक्टिव। और इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं, डूइंग द राइट टास्क मतलब सही काम को करना, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, जो भी आपकी एक्टिविटीज है वो कंप्लीट हो और साथ ही आप अपने गोल्स को अचीव करें, इसे कहा जाता है इफेक्टिवनेस। ठीक है, इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग द राइट टास्क, completing activities and achieving goals. Next देखिए, efficiency means doing the task with the use of minimum possible resources. आपने अभी इफेक्टिवनेस का डेफिनेशन देखी थी, वहाँ पे आपने देखा कि हम वहाँ पे काम को कंप्लीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे काम को कंप्लीट यानी जो आप टास्क लेकर चल रहे हैं उसे ना केवल कंप्लीट करना है, उससे आपको जो कि आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज से होना चाहिए। यानी आप अपने गोल्स को हमेशा ऐसे ना वेस्टेज करते हुए, यानी जो आपके रिसोर्सेज हैं, मैनेजमेंट का क्या काम है कि ना केवल वो वर्क को करवाए बल्कि उन वर्क में जो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं उनको ध्यान से चेक करे और उसको वहाँ से क्या है, उन अननेसेसरी थिंग्स, अननेसेसरी एक्टिविटीज़, इन सब को हटा के मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज से वर्क को कंप्लीट कराइए है एफिशिएंसी। क्या है ये? एफिशिएंसी यानी मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज, डूइंग द टास्क विद द यूज़ ऑफ मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज। जो भी मैं आपको पॉइंट्स यहाँ करा रही हूँ आप इनको बहुत अच्छे से समझ कर लर्न करें। डैश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स द यूनिटी ऑफ एक्शन, इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिंग्स द यूनिटी ऑफ एक्शन कौन लेके आता है? आप जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कई सारे एक्शंस होते हैं जो कि अलग अलग हो सकते हैं, पर उनको इंटीग्रेट कौन करता है, उनको जोड़ता कौन है, उनमें हम कहें कि उनको बांध के कौन रखता है, तो वो होता है कोऑर्डिनेशन। कौन होता है? कोऑर्डिनेशन, जिसको कि आप कहते हैं कि इसे कई बार मैनेजमेंट का एक वर्क भी कहा जाता है, या जिसे हम कहते हैं फंक्शन, जिसे वो फंक्शन भी माना जाता है। लेकिन कई जो आपकी मैनेजमेंट की जो आपकी बहुत ही जिसे हम कहते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन को अगर मैनेजमेंट ये मान के अलग से काम करेगा तो वो क्या है, एक समय में सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको एक साथ नहीं कर पाएगा, यानी उनको एक बांध कर नहीं रख सकता है। इसलिए कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज ब्रिंग्स द यूनिटी ऑफ एक्शन। एक्शंस में क्या लेके आती है? यूनिटी लेके आती है। डैश, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इस डैश में क्या आना है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। प्रोवाइड गाइडलाइंस, गाइडलाइंस फॉर द मैनेजरियल डिसीजन, यानी जो मैनेजरियल डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो डिसीजन लेते समय हमें गाइड करे। तो हमें गाइड कौन करता है? देखिए, मैनेजर को यानी जो मैनेजमेंट है उसे कई सारे समय समय पे क्या लेने होते हैं? डिसीज़न लेने होते हैं। और ये डिसीज़न सही कैसे हो सकते हैं? जब हम किसको यूज़ करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक तरह की आपको गाइडलाइंस देती हैं कि एक सिचुएशन में किस काम को किस तरीके से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखें, फ्रेडरिक
विंसलो टेलर, ठीक है, आपने नाम बहुत सुना होगा। FW टेलर हम जिसे कहते हैं, जिनका कि जो कि हम बताएं तो अगर उनका टाइम पीरियड 24/1856 से लेके आपके 21/4/1915 तक रहा, ठीक है, वॉज अ पायोनियर हु पुट फॉरवर्ड द, यानी उन्होंने हमारे सामने क्या रखा, द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। FW टेलर ने आज हमें क्या दिए हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली what you want men to do and seeing that do it in the best and the cheapest way. This definition is given by FW Taylor, ठीक है, FW Taylor। आप जानते हैं कि ये डेफिनेशन क्या बताती है, अभी हमने इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पढ़ी थी, ये कहीं ना कहीं उसको क्या है, डिफाइन ही किया गया है यहाँ पे। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए जो कि टेलर कहते हैं कि आपको क्या करना है और फिर उनको आप कैसे कम से कम कॉस्ट पर, यानी चीपेस्ट वे में उस वर्क को क्या करते हैं, बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली उसे कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या है आपके, यानी इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी दोनों इसमें क्या है, कवर होते हैं डेफिनेशन में। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि FW टेलर की जो डेफिनेशन है वो आप लर्न करें ही करें, चाहे साइंटिफिक मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर जो कि लेंथी क्वेश्चंस आपके होते हैं, उनमें आप हमेशा इनको पहले मेंशन करें डेफिनेशन को। दूसरा, जब आपसे FW टेलर की डेफिनेशन पूछी जाए तब तो आपको लिखना ही है, साथ ही जब मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछी जाए तब भी आपको इसे लिखना है, और जब आपको इफ़ेक्टिवनेस और अगर आपको एफिशिएंसी दोनों में से किसी को भी पूछा जाए तो इस डेफिनेशन से आप उसे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट दिस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया है, FW टेलर ने। कितने दिए हैं प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल्स, ठीक है, कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं, 4 प्रिंसिपल। आप ध्यान रखें, यहाँ टेक्निक्स और प्रिंसिपल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें गलत कराते हैं क्वेश्चंस को। आप ध्यान रखें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स टेलर ने दिए हैं, जिसमें फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, नेक्स्ट है आपके हार्मोनी नॉट टू डिकॉर्ड, नेक्स्ट कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड द प्रॉस्पेरिटी। ये आपके जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स हैं, इनको मैं यहाँ समझा नहीं रही हूँ क्योंकि लेंथी हो जाएंगे आपके, इसलिए आप इसे यहाँ पे सिर्फ लर्न करिए, पर ध्यान रखें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं आपके ये 4। नेक्स्ट देखिए 13 पे डैश में यानी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, हेनरी फ्योल। अब हेनरी फ्योल वॉज द फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट हु डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट जो कि जिस क्या है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, आपकी जो बुक है उसमें ये 14 प्रिंसिपल्स, इनके एक एक प्रिंसिपल जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ वो देने वाले कौन हैं, हेनरी फ्योल। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि अभी आप इन फिलअप्स को लर्न करिए, और इन फिलअप्स को लर्न करने का मतलब सिर्फ फिलअप्स में डैश में जो लिखा हुआ है उसे नहीं, जो आपकी पूरी मैंने जो आपके जो शॉर्ट्स बनाए हैं, मतलब आपके जो नोट्स आए हैं, उन्हें आप अच्छे से लर्न करके जाएं। नेक्स्ट देखिए, द टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड द अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस बट that have a contribution in its
परफॉर्मेंस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, सिंपल सा है, जो कि ऐसे फोर्सेस जो कि कंट्रोल में बिजनेस के नहीं होते पर उसकी परफॉर्मेंस पे वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं। मतलब कि बिजनेस को इन आउटसाइडर फोर्सेस से अपनी पॉलिसीज, अपने जो एक्टिविटीज़ हैं, कई बार उनमें क्या करना पड़ता है, उनमें चेंजेस भी करने होते हैं। इवन नई पॉलिसीज़ भी बनानी पड़ती है, नई एक्टिविटीज़ जो है उन्हें बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, ये है बिजनेस एनवायरनमेंट। प्राइवेटाइजेशन एम्स एट द डैश एट द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन का एम क्या है, इंक्रीज करना। ठीक है, यहाँ फिलअप्स में क्या आएगा, इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। क्योंकि यहाँ पे डैश में मैंने लिखी नहीं है, रह गई है, सॉरी, बट यहाँ पे जो डेफिनेशन में है, यानी जो प्राइवेटाइजेशन का एम है, ठीक है, इसमें क्या आएगा, इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी एंड देयर बाय द रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर और द गवर्नमेंट सेक्टर। नेक्स्ट देखिए, सिंगल यूज प्लान एंड द स्टैंडिंग प्लान्स और द टू टाइप्स ऑफ प्लान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि प्लान्स के टाइप्स क्या होते हैं। कुछ कंफ्यूजिंग के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बच्चे कई बार आंसर गलत करते हैं। ध्यान रखें, कितने तरह के प्लान्स हैं, 2 टाइप्स के। कौन से, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स। अब स्टैंडिंग प्लान्स में आपके और भी क्या है, पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल। यानी स्टैंडिंग प्लान्स को कितने में डिवाइड किया गया है, 6 में। कौन कौन से, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड नेक्स्ट रूल। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं हम। द मेन पार्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। द मेन पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक, आप जानते हैं ना 1991 में हमारे क्या हुई थी, आप जानते हैं कि जो हमारी क्राइसिस आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी इंडिया में, उसके लिए जो रिफॉर्म्स किए गए थे, जो कि किसके द्वारा किए गए थे, मनमोहन सिंह जी के द्वारा, जो कि एक नई, जिसे हम कहते हैं, एक हमारे इकोनॉमी में एक नया जो कहते हैं रिवॉल्यूशन लेकर आए, जिससे हमारी इकोनॉमी में बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ। जिसका जो अगर हम कहें तो इस पॉलिसी में जो इन्होंने इकोनॉमी पॉलिसी बनाई, उसमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड द प्राइवेटाइजेशन क्या थे, मेन पार्ट रखे गए थे। नेक्स्ट देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ओहो, ये भी फिलअप्स रह गया है। नेक्स्ट देखिए, द प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आप जानते हैं कि मैनेजमेंट के फंक्शंस, जो कि हमने मीनिंग में कहा था कि आप उसे लर्न करें, तो जो आपके फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, प्लानिंग, उसके बाद में स्टाफिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग। ये 5 होते हैं, ठीक है, पर आपको सीक्वेंस नहीं भूलना है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट प्राइमरी जो आपका फंक्शन है वो क्या है, प्लानिंग। उसके बाद में प्लानिंग के बाद में आपके आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या आता है, स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद क्या आता है, आपके डायरेक्टिंग। एंड डायरेक्टिंग के बाद क्या आता है, कंट्रोलिंग। ये आपको सीक्वेंस कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, आपसे इंडिविजुअली पूछा जाए तो आप भी इन फंक्शंस को बता सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें इनकी जो सीक्वेंस है वो आपकी टूटनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ द सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड द सिमुलेटिंग them to the apply for the job in the organization is called। देखिए, इसे क्या कहा जाता है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है,
एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, सर्च किया जाता है। किसको सर्च किया जाता है? एम्प्लॉयज़ को। और कौन से एम्प्लॉयज़? जिनकी हमें ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उनको सर्च करने की प्रोसेस की जाती है। साथ ही उन्हें ये क्या किया जाता है, उन्हें जॉब के लिए क्या कहा जाता है कि वो आए और एप्लीकेशन देकर जाएं, यानी कि सिमुलेटिंग दैम टू द अप्लाई फॉर जॉब। बस यहाँ तक ही क्या होती है, रिक्रूटमेंट मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, ऑथोरिटी कंसंट्रेटेड ओनली एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जब अथॉरिटी केवल कहाँ तक कंसंट्रेट हो, यानी सारी की सारी जो पावर है वो केवल टॉप लेवल तक रहे मैनेजमेंट के, तो ये क्या कहा जाता है, सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, द सिंबल इंडिकेटिंग द क्वालिटी ऑफ फूड। ये क्या है, कौन सा सिंबल आप देखते हैं, FPO का। नेक्स्ट देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन इन विच द रिलेशन आर द फॉर्म्ड फॉर अ जॉइंट पर्पस इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो रिलेशंस हुए हैं वो कैसे बन गए हैं, आपको जिससे लगता है कि हमें उसको हमने बनाया है सिर्फ अपने उससे। जैसे कि आप अपने दोस्त बनाते हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप स्कूल में अपने फ्रेंड्स बनाते हैं। ये स्कूल के फ्रेंड आपको मिले क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन से, स्कूल से मिले हैं, पर आप उनमें एक ग्रुप बना लेते हैं अपने फ्रेंड्स का। ये कैसा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जबकि जो आपको आपकी जॉब, या आप जैसे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट से जो पोजीशंस मिली हैं वो सब क्या कहलाएंगी, फॉर्मल, जिसे कि मैनेजमेंट बनाता है, जिसे कि जानबूझकर बनाया जाता है, वो आता है आपके फॉर्मल में। द वर्ड कम्युनिकेशन, ये कौन सा वर्ड है, इंग्लिश का। द वर्ड, इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, जो कि लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ध्यान रखें, ये इंग्लिश के वर्ड कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर 5। जो डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट के, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना कि ऐसे फोर्सेस जो कि बिजनेस के इंटरनल वर्किंग को क्या करते हैं, इफेक्टिव करते हैं, मतलब कि उनको बदलने पे मजबूर करते हैं। ये जो डायमेंशन है, ठीक है, ये कितने माने जाते हैं, 5। कौन कौन से, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, देन लीगल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखिए, साइकोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन में बी, यानी साइकोलॉजिकल बैरियर्स पूछे गए हैं। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल आपको क्या बैरियर वहाँ हो सकते हैं। देखिए, प्री मैच्योर इवोल्यूशन। प्री मैच्योर इवोल्यूशन का मतलब होता है कि कई बार जब सेंडर कोई मैसेज दे रहा है तो रिसीवर उसको प्री मैच्योर क्या कर लेता है, इवोल्यूशन कर लेता है कि हाँ ये तो यही कहना चाह रहे होंगे या ये यही बताना चाह रहे हैं, तो वो उसका प्री मैच्योर यानी टाइम से पहले, यानी वो जो कम्युनिकेशन है अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, उससे पहले प्री मैच्योर क्या कर लेता है, इवोल्यूशन कर लेता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ अटेंशन। जब मैसेज सेंड हो रहा है, यानी मैसेज की सेंडिंग की प्रोसेस चल रही है, उस समय पर रिसीवर अगर लैक ऑफ अटेंशन हो तो भी क्या है, आपके साइकोलॉजिकल बैरियर ये माना जाएगा। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है कि चाहे सेंडर हो या रिसीवर हो, अगर दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए ट्रस्ट नहीं है, वो दे नॉट बिलीव, ठीक है, वो एक दूसरे पर बिलीव नहीं करते हैं, तो फिर ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स है। नेक्स्ट देखिए, डैश सेलिंग इज द मीन्स ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द बायर एंड सेलर। डैश इज द मीन्स क्या है, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग कैसी होती है, जिसमें बायर और सेलर एक दूसरे के सामने होते हैं। बायर को सेलर अपने तरीके से क्या है, सेटिस्फाई करता है,
जिसमें वो अलग अलग क्या है टेक्निक्स अपनाता है, किसको बायर को सेटिस्फाई करता है, जिससे कि बायर को वो क्या करता है कि ये जो परचेस करने के लिए क्या करता है, उससे कहते हैं ना कि हम उसे आगे उकसाता है एक तरीके से। नेक्स्ट देखिए, इन द राइट टू सेफ्टी द कंज्यूमर हैज़ a right to be protected against the products and the services which are the hazardous to health, life and property। hazardous मतलब कि जो खतरनाक है, किसके लिए? लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी, यानी ऐसा जो कि क्या है, ऐसा राइट जो कि आपको क्या देता है, प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ से? अगेंस्ट द प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट को या ऐसी सर्विसेज जो कि क्या है, जो कि आपकी हेल्थ, लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए क्या हो सकती हैं, खतरनाक हो सकती हैं, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये क्या है, राइट टू सेफ्टी। थैंक यू। इसी के साथ आपके जो फिलअप्स हैं, जो कि मैंने फिलअप्स कम आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है, आप इन्हें लर्न जरूर करके जाएं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपसे एग्जैक्ट आंसर की डिमांड करते हैं। ओके, थैंक यू।